ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचजी के स्टूडेंट्स के लिए गायनोकोलॉजी में आज हम 290 पेज नंबर और कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करेंगे, मेथड, आज हम इस मेथड के बारे में ही और पता करेंगे कि किस मेथड से जो है वो कैसे कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। गाय भैंस आदि को गर्भित करने की दो विधियां हैं। एक तो है गुदा योनि मार्ग विधि यानी कि रेक्टो वेजाइनल मेथड। रेक्टम में हाथ डाला, वेजाइने के थ्रू जो है हमने गन जो है पास करनी विद उसके। और एक है योनि स्पेकुलम द्वारा। इसमें रेक्टम का कोई लेना देना नहीं होता। इसमें तो जो वेजाइनल स्पेकुलम है, यहाँ आपको अगर आपने नहीं देखा है तो अभी ये आपको ये चीज़ें जो नॉर्मल हैं, ये चीज़ें अभी इसके बाद में प्रैक्टिकल की क्लासेज जो लेंगे उनके अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जो प्रैक्टिकल के अंदर है वो आपको दिखाएंगे। अगर यहाँ लग गई क्लासेज तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ से आपको जो है वो वीडियो के थ्रू ये सारा का सारा आपके पास पहुँचेगा। तो ये दो जो हमारे पास विधियाँ मेथड है, लेकिन गुदा योनि मार्ग विधि ही अच्छी, सुविधाजनक व कृत्रिम गर्भाधान है तो वैज्ञानिक विधि मानी गई है। योनि मार्ग जो है योनि स्पेकुलम द्वारा, क्या स्पेकुलम से के द्वारा इन्फेक्शन जो है वो घुसेड़ दिया जाता है अंदर, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। अगर प्रॉपर वे तरीका लिया जाए तो ये भी विधि कोई बुरी नहीं है। तो अब गुदा योनि मार्ग विधि, पशु को नियंत्रण में खड़ी अवस्था में रखें ताकि पशु हिले नहीं, वीर्य सही स्थान पर छोड़ा जा सके। तो ट्रेविस में लोगे और क्या। इंसेमिनेटर गम बूट व रबर एप्रन पहने तथा स्लीव हमेशा बाएं हाथ में पहने। स्लीव वो है जैसे हमारी ये जो कमीज होता है उसकी बाजू है ना, इसको स्लीव बोलते हैं। कहते हैं ना हाफ स्लीव बना देना, विदाउट स्लीव बना देना, विदाउट स्लीव कमीज, हाफ स्लीव, फुल स्लीव। तो ये जो ये यहाँ तक जो है उसमें चढ़ जाता है हाथ पे ही, ऐसा रबड़ का बना हुआ, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, थैलेनुमा है ये। उंगलियाँ इसमें आ जाती हैं, हाथ भी होता है इस तरह, उसी में आ जाती हैं जैसे हमारे पास हम जो है ग्लोव्स पहनते हैं इसी तरह से। तो ये पहले तो वो बूट पहने और रबर का एप्रन पहने, क्योंकि कपड़े का एप्रन तो गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे होंगे। स्लीव हाथ में पहने, बाएं हाथ में पहने। स्लीव को चिकनी करने के लिए उस पर लिक्विड पैराफिन लगावें अथवा साबुन के झाग आदि, आपका हाथ आसानी से पशु की गुदा में घुस जाए। चारों उंगलियों का एक साथ एक अंगूठा उनके बीच में रखकर एक कोण इस तरह से, ये देखिए ये कोण कहलाता है। ये चार उंगलियां इसके अंदर ये अंगूठा रख लिया, ये कोण बन गया। ये देखिए इसको इस तरह से कोण बनाओ, कोण की शक्ल बनाकर मादा की गुदा में धीरे धीरे घुमाते हुए प्रविष्ट करें। पशु की गुदा में अचानक हाथ नहीं डालें, अन्यथा पशु चमक जाएगा तथा स्वयं वह आपको इंजर्ड कर देगा, आपको जख्मी कर देगा। इसे बचने के लिए पशु को थपथपाएं पहले हल्का सा, और फिर गुदा को भी हाथ डालने से पहले कि गुदा के छिद्र पर लुब्रिकेंट लगाकर हाथ से हल्का सा थपथपाना चाहिए, ताकि जानवर को ये रहे कि मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा। रेक्टम से गोबर को स्लीव पहने बाएं हाथ से, ये बायां हाथ है, इस पर आपने स्लीव चढ़ा रखा है, तो आप इसको रेक्टम में डाल करके धीरे धीरे इस तरह से, ये देखिए ये हाथ मेरा नजर आ रहा है, इस तरह से वहीं अंदर ही उसको डंग को, गोबर को इकट्ठा कर ले वहाँ। ऐसा नहीं है बार बार नहीं हो हाथ को बाहर निकालने, ऐसा नहीं करते, उसको इकट्ठा वहाँ जो है वो कर लिया जाता है। क्योंकि अदरवाइज रेक्टम में हवा भर जाएगी। इसमें हवा भरने की अवस्था को बैलूनिंग कहते हैं। ऐसी स्थिति में सर्विक्स आसानी से पकड़ में फिर नहीं आएगी। रेक्टम को गोबर से खाली करने के बाद गाय व भैंस की वल्वा और वल्वर लिप्स को सावधानी से अटेंडेंट से धुलवा लें, क्योंकि गोबर लगा हुआ होता है। लिप्स को जो है आप उस वेजाइनल लिप्स को अच्छी तरह से साफ जो है वो करवा लें तथा रुई से भी पहुंचे जा सकते हैं, अन्यथा प्रजनन अंगों में संक्रमण हो जाएगा, क्योंकि गोबर आदि भी गन के साथ प्रजनन अंगों में प्रवेश कर जाएगा।
प्रजनन अंगों को कोमलता से स्पर्श करते हुए पेल्विक कैविटी पर बड़ी सर्विक्स को महसूस करें। पेल्विक कैविटी मैंने आपको बताई है, ये नीचे जो है देखिए प्यूबिक, नीचे है बोन, तो ये जो इलियम, इस्चियम, प्यूबिक और ऊपर हमारे पास सैक्रम है, ये मिलकर के एक रिंग बनाती हैं, तो ये प्यूबिक रिंग है। तो जैसे ही आप ये प्यूबिक जो है ये जो इस पे रिंग पे हाथ रखोगे, जैसे ये यहाँ इन्होंने बताया है पेल्विक कैविटी, तो ये जो पेल्विक कैविटी बनी, इसका जो बाहरी जो रिंग है उस पे जैसे ही आप पेल्विक कैविटी पे हाथ डालोगे तो कई बार तो पेल्विक कैविटी में मिल जाते हैं हल्का सा, कई बार ये दोनों यूं हल्के से रिंग के पास टर्न किए होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। यही सर्विक्स ही गन डालने के लिए गाइडलाइन है। तो सर्विक्स मैंने आपको बताया हुआ है, ये इस तरह की संरचना होती है, देखिए यहाँ ये इस तरह की संरचना होगी। तो अब ये यूं होगी बाहर की साइड में, तो आपने क्या करना है, इसको रेक्टम के द्वारा आपने इस अपने लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ना है। ये आपके यूं इस तरह से गुच्छा सा है, ये हाथ में आएगा आराम से, कोई डरने वाली बात नहीं है। रेक्टम के अंदर से यहाँ एक परत है रेक्टम की, सेप्टम है इसके बीच में, वेजाइनल और रेक्टम के बीच में ये सेप्टम है। तो यहाँ आपने हाथ डाला, धीरे दबाओगे तो ये आपको ये गांठ सी इस तरह की नजर आएगी। तो इसको आपने इस लेफ्ट हैंड से इस तरह से, इस लेफ्ट हैंड से अब इसको पकड़ लेंगे, ये देखिए ये पकड़ लेंगे इसको। अब इसको जब हम इसको सर्विक्स को महसूस, यही सर्विक्स गन डालने के लिए गाइडलाइन। अब ऐसा गाइडलाइन नहीं है, मैं बताता हूँ गाइडलाइन कैसे बनेगी। ये हमने जैसे इसको पकड़ा, तो अब देखिए, अब जब हमारे ये हाथ में है तो आप अंगूठा जो ये देखिए, ये अंगूठा यूँ आप घुमाएंगे तो इसके सेंटर में खड्डा नजर आएगा, ये जो इसका मुंह है ये इस तरह होती है, सेम डिटो। ये देखिए ये वार है और ये बीच में खड्डा है। तो जैसे इसको पकड़ोगे तो ये आप अंगूठा यहाँ लगाओगे, उधर नजर आता है, ये अंगूठा यहाँ करोगे, ये देखिए ये खड्डा, ये उसका मुंह है सर्विक्स का। तो अब आपने क्या करना है, ये आपने इस तरह से पकड़ी हुई है, अब आपने इधर से आपका अंगूठा सर्विक्स बाहरी मुख एक्सटर्नल ऑस पर ही हो यहाँ, और असिस्टेंट द्वारा वल्वर लिप्स को थोड़ा चौड़ा किया जाएगा और गन को 45 डिग्री, ये देखिए ये 45 डिग्री है, ये 90 हो गया ना, ये 45 है। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये गन को ये 45 डिग्री पे यूँ हल्का सा यूँ डालते हुए 45 डिग्री पे हल्का सा डालेंगे और फिर इसको 90 पे कर देंगे। ध्यान देना, तिरछा रखते हुए वेजाइना में डालें। ज्यों ही गन का अगला भाग वेजाइना में प्रवेश कर जाए, गन को जैसे ही प्रवेश कर जाए, आप यूं करोगे ना, जैसे ही प्रवेश कर गया अब उसको 90 पे कर दें। अब 90 डिग्री पे समतल करें। गन को सर्विक्स के एक्सटर्नल ऑस, जो आपको यहाँ से अंगूठा बता रहा है, इधर से जब आप गन को डालोगे ना तो ये गन यहाँ है, तो ये अंगूठा यहाँ आपका, ये गन यहाँ लगेगी तो आपके अंगूठे के टच करेगी। ये देखिए ये अंगूठे के टच कर रही है, तो आप अंगूठा साइड में कर लो और इस गन को यहाँ टच कर लो, धीरे से पुश करोगे ये अंदर चली जाएगी। गन को सर्विक्स से एक्सटर्नल में डालने का प्रयास कर उसे गर्भाशय के ग्रीवा के मध्य भाग यानी मिड ऑफ द सर्विक्स के तक ले जाएं, यानी कि सीमन जो है मिड ऑफ द सर्विक्स में छोड़ दें। योनि मार्ग में गर्भाशय ग्रीवा नलिका में गन का प्रवेश किसी हालत में पीड़ादायक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीड़ा में हिस्टामिन व एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा। हिस्टामिन और एड्रेनलिन तथा पशु हलचल करेगा, स्थिर नहीं रुकेगा, अतः इन सब का गर्भधारण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अब आपका 292 पे ये पूरा का पूरा चित्रण किया हुआ है इन्होंने। ये देखिए कैसे अंगूठे से निशान करना है। यहाँ देखिए दूसरे में आप ऊपर से पहले सर्विक्स को पकड़ा, पहला जो है 45 से 90 जहाँ बताया, फिर देखिए ये देखिए अंगुली से कैसे पकड़ के, ये अंगूठे से देखिए वो सर्विक्स का जो खड्डा है, जो मुंह है उसका, वहाँ जो देखिए ये गन को लगाया जा रहा है और ये धीरे से पुश कर दी गई है गन अंदर। तो ये इस तरह से गन को गर्भाशय के ग्रीवा के मध्य भाग में डालकर जांच करें कि वास्तव में गन सही है या नहीं। कहीं फॉर्निक्स क्या है, देखिए इधर मेरी तरफ इसको ध्यान से देखें, ये सर्विक्स है, ध्यान देना, और ये वेजाइना है, ये देखिए ये वेजाइना है।
तो जब यहाँ सर्विक्स जो है यहाँ पड़ी हुई है, ये देखिए, तो क्या होगा, ये जो वेजाइना का पार्ट है इसका साइड में ये अंदर फ्लोप होंगे, यूं मुड़े हुए ये इतने एरिए में। तो ये क्या है, यहाँ ये जगह होगी, ये फॉर्निक्स है। अब क्या होगा, आपने जैसे गन यहाँ तो लगी नहीं, गन यहाँ चलेगी, तो गन ने क्या किया, वो यहाँ तक तो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये खड्डा है, यहाँ फोल्ड है, यूँ खड्डा समझिए, फोल्ड है, ये उस फोल्ड में चली जाएगी। तो जब फोल्ड में चलेगी, आपने देखा गन पास होगी, आपने जो है वो प्लंजर दबा दिया, सीमन ड्रॉप कर दिया आपने, वो यहीं रह गया, सीमन यहाँ नहीं आया। तो जब यहाँ नहीं आया, यहाँ तक जब तक स्पर्म घूम के आएंगे तब तक वो डेड हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फॉर्निक्स तो नहीं, इसके लिए गन के बाह्य भाग को नीचे ऊपर की तरफ दबाएं, धीरे से हिलाएं। यदि गन का अगर भाग का टिप रेक्टम में डालें, हाथ को महसूस नहीं हो रहा तथा ग्रीवा ऊपर उठती महसूस हो तो समझें कि गन सही जगह है। गन के प्लंजर को धीरे धीरे दबाते हुए वीरे को छोड़ दें। ये तो गन है, इधर से आपने दबा दिया और वो उधर सीमन जो है, आगे बताएंगे किस तरह से उसमें ये सारा, क्योंकि ये 27वां चैप्टर जो है पहले होना चाहिए 26 की जगह। तो ये थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि ये वो 27 है, ये 26 है, आगे बढ़ा हिमकृत वीर्य। ये इसमें डिटेल है, सीमन स्ट्रा, लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायोकेन और एआई गन। तो जब तक एआई गन का नहीं पता तो मैं ये बातें कर रहा हूँ, आपके ऊपर से जा रही हैं सारी। खैर आपने तो एआई गन देखी हुई है, ऐसी बात नहीं, आपने सेकेंड ईयर के बच्चों को फर्स्ट ईयर के अंदर ये सारी ये मैंने स्लीव वगैरह, गन वगैरह ये सारा बताया हुआ है। तो अभी ये जो इसमें सीमन डिपॉजिट के बाद रेक्टम से बाएं हाथ को और गन को धीरे धीरे बाहर निकालें। गन की जांच करें कि कहीं सीमन शीत व बैरल के मध्य तो नहीं है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। गन पर ब्लड, खून, मवाद आदि तो नहीं लगी हुई है। शीत को फेंक दें, पुनः उसे काम में नहीं लें। स्ट्रा पर अंकित रिकॉर्ड व पशु मालिक का नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान पंजिका में संपूर्ण प्रविष्टियाँ करें। ये आपने पंजिका पढ़ी हुई है, कृत्रिम गर्भाधान पंजिका कैसी है, उसके क्या कौन कौन से जो है वो खाने हैं, कैसे कैसे भरने होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के संपूर्ण उपकरणों को ऊंचे स्थान पर साफ करें और उन्हें कंटेनर में सुरक्षित रखें। तो सबसे बढ़िया है केमिकल स्टरलाइजर। ये जो गन है, इस सारे को आप उसमें, कैंची को भी आप उसी में रख सकते हैं, प्लंजर को भी उसी में निकाल के रखें, और जिस गन में नहीं बाहर निकलता उसको वैसे भी गन को उसके खाने में रख दें, और वो केमिकल की जो टेबलेट्स हैं, वो फॉर्मेलिन की जो है वो आप उसमें रख दें। तो अब आज ये 26वां चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा था। तो अभी ये 27वां इससे मिलता जुलता ही है, यूँ समझ लें ये कंटिन्यूस ही है। तो अब हिमकृत वीर्य, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाई फ्रोजन सीमन। हिमकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले कुछ निम्न उपकरणों की संरचना व रख रखाव का ज्ञान होना आवश्यक। तो ये देखिए, एआई करने का तरीका तो इन्होंने पहले बता दिया, और ये गन के बारे में, और ये उसके सीमन स्ट्रा क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, और इसको क्रायोकेन रख रखाव, ये भाग। तो ये 27वां चैप्टर 26वां होना चाहिए। अगली बार मैं ध्यान रखूँगा इसको, अभी इसको 26 ही कर देता हूँ मैं, ताकि आइंदा जो इस पर गड़बड़ ना हो। तो इसको 26 लिख देते हैं, अगली बार इसको 26 पे पढ़ाएंगे, और इसको जो है हम 27 पे ले लेंगे। ये जो ज़्यादा बढ़िया, ये 27 पे आए तो ये अच्छा समझ में आएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ये जो बातें की है इनका पता होना चाहिए आपको कि ये हैं क्या सारे। तो अब जैसे सीमन स्ट्रा क्या है आप पता ही नहीं है, अब ये कैसे कर दी, अब मेथड पहले ही बता दिया, अब मैं उसमें बीच में कुछ बता नहीं सकता। तो अब इसको हम नोट कर लें। तो पहले मेरा राय आपको, या पहले 26, पहले आप 27वां चैप्टर पढ़ें, फिर 26वां पढ़ें, कंटिन्यू, आपका ये बहुत अच्छा ध्यान बनेगा और अच्छा समझ में आएगा। तो उसमें पहला है सीमन स्ट्रा। सीमन स्ट्रा साधारणतः 2 प्रकार की सीमन स्ट्रा आती है। स्ट्रा के निर्माण में जो पदार्थ काम में लिया जाता है वह शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। इसके निर्माण में पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीप्रोपेलीन पदार्थ काम में लेते हैं, जो रंगीन या रंगहीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। रंगहीन भी होते हैं और रंग वाले भी होते हैं। अब इसमें जर्मन स्ट्रा है और लैंडशेट स्ट्रा है, एक है फ्रेंच स्ट्रा है,
तो इसमें जर्मन स्ट्रा है। इस स्ट्रा को अभी हमने पढ़ा लेडशन स्ट्रा अथवा जर्मन मिनी ट्यूब भी कहते हैं। इस स्ट्रा के दोनों सिरे खुले होते हैं, जिन्हें सीलिंग बॉल्स द्वारा सीलिंग किया जाता है, बॉल लगा कर जाता है, इसलिए इसे ओपन एंड स्ट्रा भी कहा जाता है। ओपन एंड स्ट्रा। फ्रेंच स्ट्रा, यह स्ट्रा दो प्रकार की, फ्रेंच की एक तो मीडियम स्ट्रा है और एक मिनी स्ट्रा है, और जनरली यही काम में ली जाती है। अब इन्हीं के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये देखिए, अब ये स्ट्रा है, इसका ये जो चित्र है वो नीचे दिया गया है। इसके अंदर अपर एंड है जिसमें लेबोरेटरी सील होती है। अभी आपने पीछे पढ़ा लेबोरेटरी सील, फैक्ट्री सील। अब आपको क्या पता फैक्ट्री सील लेबोरेटरी सील क्या है? तो फैक्ट्री सील कौन सी होती है? जब ये स्ट्रा बनता है तो उसी समय उसमें फैक्ट्री सील लगा दी जाती है। सीमन भरने के बाद में उसके अंदर लेबोरेटरी लैब में आता है, तो लेबोरेटरी सील जो उसके बाद में, यानी कि मुंह बंद करना, तो ये ऊपर का सिरा है इसका। इसके अंदर एयर बबल जो है छोड़ा जाता है, क्योंकि जब आप एआई करेंगे तो इसको जब पुश करेंगे तो ये जब उसको स्ट्रा को ऊपर से काटेंगे तो ये उस समय सीमन बर्बाद नहीं होगा। वो जो एयर बबल है उसकी जगह से आप उसको काट दोगे तो बेकार नहीं जाएगा। तो ये जो सिरा है वो इंसेमिनेशन करते हैं जब उस सिरा, अब ये पता होना चाहिए कौन सा सिरा किधर डालें। और इसके बाद में है ये हमारे पास, यहाँ पे देखिए बुल नाम लिखा हुआ है, उसकी ब्रीड लिखी है, लोडिंग का ये एंड है, देखिए लोअर एंड, बुल का नाम लिख देते हैं कई बार। और ये जो स्टेशन का नाम भी लिख देते हैं कि कहाँ से ये जो लिए गए हैं। तो ये सारा इस पर नामांकित होता है। इसमें एक सिरे की तरफ प्लग लगा होता है जिसे फैक्ट्री सील कहते हैं। यह सील स्ट्रा बनते समय फैक्ट्री में लग जाती है। एआई गन में स्ट्रा के इसी सिरे को पहले डालकर लोड करते हैं। तो अब आप एआई गन से यही करना तो बता दिया पिछले चैप्टर में, अब आपको पता ही नहीं है ये, तो ये इसलिए चैप्टर ही पहले होना चाहिए। तो एआई लोड करते हैं, इसलिए इस सिरे को लोडिंग एंड भी कहा जाता है। इसमें दो प्लग जो है 5 mm लंबाई के होते हैं। दोनों प्लग्स के बीच में 4 mm की दूरी होती है, जिसमें पॉलीविनाइल एल्कोहल पाउडर भरा होता है। इस प्रकार प्लग्स की पूरी लंबाई 5 + 4 + 5 mm, यानी कि कुल 14 mm हो गई। यह पाउडर यदि स्पर्म के संपर्क में भी आता है तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। इस प्लग से वीर्य द्रवीकरण के दौरान व बाद में वीर्य बाहर नहीं निकलता और न ही पानी स्ट्रा में प्रवेश कर सकता है तथा कृत्रिम गर्भाधान के समय यह प्लग पिस्टन का कार्य करता है। अब जर्मन जो मिनी ट्यूब स्ट्रा है उसमें ये जो है 0.3 ml इसमें आता है सीमन और 65 mm होता है ये, और इसका डायमीटर 0.15 mm होता है। ये इसमें से भाई एक ज़रूर पूछते हैं, ध्यान कर लेना, ये जो इसका जो पार्टिकल्स है ना इसके स्ट्रा के, ये 100% पूछते हैं। तो ज़्यादातर फ्रेंच स्ट्रा का हमें पता होना चाहिए। फ्रेंच के तो जो मिनी और 2 है ना, तो फ्रेंच स्ट्रा में 1.2 ml आता है, 135 mm 0.42, लेकिन मीडियम फ्रेंच स्ट्रा में ये आते हैं दो काम में। मीडियम फ्रेंच स्ट्रा 0.5 ml, फ्रेंच मिनी स्ट्रा 0.2 ml, ये दो ही काम में आ रहे हैं अभी। तो उसका 135 mm और 90 mm, 0.3 mm 0.2 mm, ये इनका डायमीटर। अब तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। तरल नाइट्रोजन जो है वातावरण वायु में 4 से 5 और 5 भाग 80% होती है। इसी वातावरण में उपस्थित गैस को तरल बनाते समय कच्चे माल के रूप में उपयोग में करते हैं। इस गैस का कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग में लिंडे ने सन 1958 में इसका उपयोग किया था। सामान्य तापक्रम व दाब पर तरल नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन है। रासायनिक दृष्टि से LN2 एक निष्क्रिय उदासीन गैस है, विषैली नहीं है, विद्युत की कुचालक है, इस पर चुंबकीय प्रभाव नहीं होता।
इसका भंडारण में परिवहन बहुत आसान है। तरल नाइट्रोजन का तापमान 196 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जमाव बिंदु 0.212 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी डेंसिटी जो है 0.8083। 1 किलोग्राम Ln2 का मतलब होता है 1.22 लीटर तरल नाइट्रोजन। परमाणु भार इसका है 20.183 और वायुमंडल में Nn2 की मात्रा ये ऊपर बताई दिया, नाइट्रोजन की मात्रा 80% होती है। तरल नाइट्रोजन का उपयोग निम्न सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये सारा पहले पता होना चाहिए, 27 पहले आना चाहिए। ये मुझे कहता है नंबर ही गलती लग गया, पेज गलत लगे हुए। तरल नाइट्रोजन का तापक्रम बहुत ही कम -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः लिक्विड नाइट्रोजन जो ही चमड़ी त्वचा के संपर्क में आती है उसे जला देती है। इस प्रकार के जलने को फ्रोस्ट बाइट भी कहा जाता है। फ्रोस्ट बाइट जैसे बर्फ पर ज़्यादा लेटे रहने से फ्रोस्ट बाइट हो जाता है। अतः से काम में लेते समय हाथ में दस्ताने पहने अथवा Ln2 के कारण हाथों में आंखों में जलन हो रही है तो तुरंत पानी के साथ हाथों को धो डालें। जिस कमरे में Ln2 रखी जाती है, हो नहीं गया टाइम, 5 मिनट हो रही है। खिड़कियों को खोल दें, फिर भी काम करते समय कमरे में घुटन महसूस हो रही हो अथवा सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हो तो तुरंत कमरे से बाहर आ जाएं तथा Ln2 खुले उपकरण में रखी हो उसे ढक दें। जिस उपकरण जार में Ln2 भंडारित कर रहे हैं उसके ढक्कन को सख्ती से अर्थात टाइट से बंद नहीं करें, अन्यथा जार फूट सकता है, क्योंकि Ln2 रूम के तापमान पर वाष्पीकृत होती है और फैलाव लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कि Ln2 जार के ढक्कन ढीले होते हैं। तरल नाइट्रोजन के साथ काम कर रहे व्यक्ति हाथों में चमड़े के दस्ताने में घुटने तक के जूते गमबूट पहने, उन्हें पहनकर काम करें। पैंट हमेशा जूतों के बाहर रखें। सूखे कंटेनर में Ln2 डालते समय तरल नाइट्रोजन उछलकर बाहर आती है। यदि इस प्रकार उछलने से Ln2 आंखों में चली जाती है तो तुरंत आंखों ठंडे पानी से धोएं। आंखों में घाव हो गया हो तो चिकित्सक को तुरंत दिखाएं। टैंकर के सेफ्टी वाल्व हमेशा क्रियाशील होने चाहिए, अन्यथा टैंकर फट सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी भी गोबलेट और स्ट्रा को नंगे हाथों से नहीं पकड़ें। अब ये गोबलेट और स्ट्रा अगर मैंने बता दिए, लेकिन क्या पता चलेगा, आगे है ये सारे। यदि आप Ln2 जार आदि को बस जीप आदि से ले जा रहे हो तो ध्यान रखें वह जार लुढ़क नहीं जाए, अन्यथा Ln2 बाहर बिखर जाएगी तथा अत्यंत वाष्पीकृत होने पर धुआं सा हो जाएगा। बस जीप आदि में न सफ़र कर रहे व्यक्ति इस धुआं को आग लगी हुई मानकर भगदड़ मचा देंगे तथा यहाँ तक कि इस भगदड़ में दुर्घटना भी हो सकती है। तो आज के लिए हम इसको यहीं समापन करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा हम आगे लेंगे क्रायोकैन और क्रायोकैन की बनावट वगैरह, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।